अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड ऑफ विद इसाराना में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज सबसे दिलचस्प बात ये, सब दिलचस्पी तो खैर क्या इसमें होगी, जो सियासत के तालिब इल्म है उन्हें ये पता था कि ऐसे ही होगा। जो पंजाबी कहते हैं कि लाई बेकदरा नाल यारी तो टूट गई तड़क करके। जब बेकदरों की यारियां होंगी तो फिर वो तड़क करके टूट भी जाती हैं। और मुफादात जब आपने अपने लेके आप चल रहे हो तो जिसको जहां मौका मिलता है वो वहीं पे अपने मुफादात के लिए कुछ भी कर सकता है। आज पीडीएम का बाकायदा जिसे कहते हैं कि इंतकाल हो गया, अब उसकी तदफीन है, देखें वो कब होती है और कौन कौन करता है उस तदफीन में। मरियम साहिबा और बिलावल भुट्टो दोनों आमने सामने आज खड़े। मरियम साहिबा तो खासी तल्ख बोली, और खैर उनका तो लहजा ही हमेशा तल्ख होता है, मैंने बहुत कम उन्हें हंसते हुए देखा है, लेकिन आज वो बहुत तल्ख बोली और उन्होंने कहा कि इतनी सी छोटी सी सीट के लिए पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपने आप को बेच दिया, और पीपल्स पार्टी को वोट बाप के अरकान ने दिया बाप के कहने के ऊपर। खासा तल्ख बोली, और फिर उन्होंने कुछ अंदर की बातें भी की कि जरदारी ये चाहते थे कि पंजाब में तहरीक अदम इत्तेमाद पेश हो और उसमें परवेज़ इलाही साहब को जो है वज़ीर आला बनाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने असूलों की बुनियाद पे इनकार कर दिया। जब बिलावल साहब की बारी आई तो बिलावल साहब का तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस सारे मरियम के गुस्से पे कोई इंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब मुस्लिम लीग के जो दोस्त हैं वो ठंडा पानी पिए और लंबे लंबे सांस ले। ऐसा लगा कि बिलावल की मैच्योरिटी जो है और पेशेंस जो है वो बड़ा हाई है, और मरियम साहिबा आज के इस वाक़े से खासी टूटी हुई और खासी बरहम नज़र आई। क्या पीडीएम का जो मुस्तकबिल है, अब हम ये समझें कि वो ख़त्म हो गया और पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से निकल के पीटीआई के करीब पहुंच गई, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में अचानक एक इनकलाबी मोड़ आया है, और इस मोड़ के बाद अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान राब्ते जो है वो बढ़ गए हैं। इतलात ये हैं कि भारत की स्पेशल फोर्स जो है वो पाकिस्तान आएगी और वो टेररिज्म के हवाले से ट्रेनिंग लेगी पाकिस्तान के अंदर। ऐसा लग रहा है कि ख्वाब है, ऐसा लग रहा है कि कोई अनबिलीवेबल किस्म की कोई कहानी सुना रहा है। चंद दिन पहले दोनों के मुहाज जितने गर्म थे, दोनों जानिब से जो कुछ हो रहा था, उसके बाद अचानक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों आया, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आगाज ही मैं इससे करूँ, फिर मैं अपने पैनल का आपके साथ तारुफ कराऊंगा और हम बात करेंगे मरियम और बिलावल भुट्टो पे। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा और एक बड़ा नाम है खारजा अमूर के हवाले से, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम का आगाज ही उनसे करें। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि ये अचानक पाक भारत मुज़ाकरात जो शुरू हुए, सर ये क्या है, ये अचानक कैसे हो गया? नहीं, ये तो देखें, पहली बात तो ये है कि क्या ये अच्छी बात है बुरी, इसमें को दो राय नहीं हो सकी कि सीज फायर बहरहाल एक बेहतर सूरत हाल है। दोनों तरफ कश्मीरी शहीद हो रहे थे और दोनों को उसमें कुछ फ़ायदा नहीं था। दोनों को ये अंदाज़ा हो गया था कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान तो शुरू से बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहता है। भारत को ये गलत फहमी थी कि जी वो शायद दबाएगा, लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया कि रवायती जंग में भी जो रवायती तरीक़ाकार है, मैं न्यूक्लियर का तो जिक्र भी नहीं कर रहा, भारत को कोई ख़ास बरतरी हासिल नहीं हो। पाकिस्तान की फ़ौज अब पाकिस्तान का दिफा कर सकती है, और इसलिए वो जितने मर्ज़ी गोला बारूद बरसा लें, उसका कोई असर पाकिस्तान पे नहीं होगा। और लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी वाक़यात बैनुल-अक़वामी तौर पर रूनुमा हुए हैं, जैसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का आना, फिर और हमारे इलाके के ममालिक जिनका नाम आ रहा है, यूएई, सऊदी अरब वग़ैरह। तो जहाँ तक बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का है, उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले शदीद नुक्ताचीनी की थी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इंसानी हुकूक की जो पामाली हो रही है कश्मीर में, उसके सिलसिले में, और उन्होंने कहा था कि हम इक़्तिदार में बात करेंगे इस पे। ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने प्राइवेटली इनको कहा हो कि उनके लिए ये आसान नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल है कि वो चुप धार लें। और फिर ये कि जो सिर्फ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के मैं उन अरकान की नहीं बात कर रहा जो कि समझा जाता है कि
लेट्स से ओरिजिनल अमेरिकन या वाइट अमेरिकन हैं, बल्कि जो जिस पे भारत को बहुत नाज था कि ये इंडियन और जमैकन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, उन्होंने भी शदीद नुक्ताचीनी की थी इक़्तिदार में आने से पहले। फिर कांग्रेस वुमन जयपाल जो इंडियन ओरिजिन की हैं, उन्होंने खुद शदीद नुक्ताचीनी की थी। इतनी ज़्यादा नुक्ताचीनी की थी कि जयशंकर साहब जो हैं, जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, जब वाशिंगटन गए तो उन्होंने उस डेलीगेशन को ही मिलने से इनकार कर दिया जिसमें कांग्रेस वुमन जयपाल थी। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन कांग्रेसमैन, बल्कि वो इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन जो हैं वो भी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे इस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। तो ये हो सकता है उनको प्राइवेटली भी कहा गया हो कि हालात को बेहतर करें और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें। फिर जो जिक्र हो रहा है कि यूएई ने रोल अदा किया है, वो काबिल फ़हम है। उसका ये है कि यूएई और सऊदी अरब से भारत बहुत तेल भी ख़रीदता है, उसके अलावा बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है दोनों ममालिक की एक दूसरे में। और फिर ये कि जो कम्युनिटीज़ हैं जो काम कर रही हैं भारतीय ओरिजिन की और पाकिस्तानी ओरिजिन की, वो सऊदी अरब में भी बहुत हैं और यूएई में भी बहुत हैं। तो फिर एक किस्म का यूएई का इंटरेस्ट बन जाता है कि इस इलाके में उसके दो दोस्त हैं, हलीफ हैं, उनके ताल्लुकात ख़राब ना हो। आपने देखा जब कश्मीर ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्तियाल था और पाकिस्तान ने उस वक्त एक किस्म की धमकी दी थी कि जी अगर कुछ बात नहीं उठाई जाती तो वो ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो ये इशू उठाना चाहते हैं, जैसे तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है, हम उनके साथ मिल के मसला कश्मीर उठाएंगे। उस वक्त तो बज़ाहिर उन्होंने बुरा मनाया, लेकिन बिलाखिर अपने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भेज दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए थे और जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बातचीत भी हुई। उसके बाद मैं समझता हूँ ये मुमकिनात में से है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि सीज़ फायर देर पा तभी होगी अगर मामलात कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ CBMs होंगे और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें यह नज़र आए कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, इंसानी हुकूक की पामाली कश्मीर में अब कम की जा रही है या ख़त्म कर दी गई है। सर ये बताइएगा कि पहले भी तो इस तरह होता रहा, मुज़ाकरात होते रहे, बड़ी कोशिशें होती रही दोनों जानिब से, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अचानक जो है ये दोनों ममालिक करीब आते हैं और फिर दूर हो जाते हैं? क्या इसके पीछे सर साइंस क्या है? मुतअद्दिद बार हम जंग के दहाने पे पहुंच गए। मैंने किताब में अपने में इसका जिक्र किया है कि 10 ऐसे मौके थे जब या आपस में लड़ाई हुई पाकिस्तान भारत की या लड़ाई के दहाने पे थे। लड़ाई तो आई हुई वो कारगिल की, और दहाने पे पहुंच गए ये जो अभी बालाकोट का मामला, पुलवामा बालाकोट हुआ, जब भारत ने अपने हवाई जहाज़ भेजे बालाकोट, तो अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और भारत के 2 जहाज़ गिरा दिए और उनका पायलट भी कैप्चर कर दिया, अभिनंदन। तो वो उनको अंदाज़ा है कि मिलिटरीली वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बात करने पे मजबूर की। लेकिन ये भी वाज़े है कि दोनों ममालिक में ऐसी लॉबीज़ हैं मौजूद जो नहीं चाहती कि इन दोनों के दरमियान हालात नॉर्मलाइज हों। इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन इसको कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ख़ास तौर पर आज के दौर में तो भारत में वो लॉबी और मजबूत हो गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत आई है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह बोलती रही है पिछले, उसमें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत में नफ़रत पैदा हुई है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में भारत के ख़िलाफ़ इश्तियाल और नफ़रत पैदा हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे फैक्टर्स हमेशा मौजूद रहे हैं। लीडरशिप का ये काम है कि वो अगर कोई अच्छा मौका आए तो उसको ज़ाया ना होने दे। अब देखना यह है कि जब मैं अच्छे मौके की बात करता हूँ, क्या ये बात आगे बढ़ती है और बढ़ने से क्या मुराद है। एक तो नेचुरली फितरी तौर पे नज़र आ रहा है कि दोनों ममालिक अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपग्रेड करेंगे
और हाई कमिश्नर लेवल पे ले जाएंगे। उसके अलावा उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ लोगों का आपस में मिलना जुलना आसान करेंगे, वीज़ा को निस्बतन लिबरलाइज करेंगे। पाकिस्तान तो शुरू से ज़्यादा लिबरल रहा है वीज़ा देने में। भारत की तरफ से मोदी दौर में बहुत मुश्किलात थी। और कुछ नहीं तो मजहबी टूरिज्म जो है या ग्रुप टूरिज्म जो है उसको शुरू किया जा सकता है, लेकिन ऐसी लॉबीज हैं। और भी इसलिए ज़रूरी है कि जल्द कुछ प्रोग्रेस की जाए और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मामलात का कश्मीर को शामिल करते हुए हल मौजूद है हमारे दौर में, और मैंने किताब में उसका पूरा खाका दिया है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन वो भी दूर की बात है। अभी यह है कि छोटे छोटे कुछ कदम उठाए जाएं, CBMs किए जाएं, नहीं तो वो कुव्वतें जिसका इशारा आप कर रहे हैं वो फिर कोशिश करेंगी इस प्रोसेस को डिरेल करने का। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि सर क्या कोई इस खित्ते में कोई नई बिसात बिछाई जा रही है? अचानक ये इतनी बड़ी चेंजेस आ गई और पाकिस्तान मोल्ड हो गया, सारे कुछ हो गया, मुज़ाकरात भी जल्दी जल्दी, फौज के राब्ते भी जल्दी जल्दी, बैरूनी कुव्वतें भी असरअंदाज हो रही हैं? नहीं, कोई पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें और ये आवाम बच्चे तो नहीं है ना कि वो कोई ऐसी चाल खेलेंगे जिसमें ये पंछियों की तरह फंस जाएंगे। दोनों बड़े मुल्क हैं, दोनों की बड़ी बड़ी अफवाज हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। दोनों ने अपने मफाद में समझते हुए ये फैसला किया कि वो सीज़ फायर की तरफ जाएं। जैसे मैंने कहा, दोनों तरफ कश्मीरी ही आबाद थे और वही शहीद हो रहे थे। तो पाकिस्तान तो ये नहीं चाहता था, और भारत को भी समझ आ गई कि इस तरह पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। और मैं समझता हूँ भारत ने यह भी सोचा कि बाकी दुनिया में भी बहुत इश्तियाल है मगरिब के अखबारात और मगरिब के थिंक टैंक्स और मगरिब की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनको भारत का साथ देना चाहिए, क्योंकि भारत को बिल्डअप कर रहा है मगरिब चीन के खिलाफ। वो भी भारत को जस्टिफाई नहीं कर सकते और वो भारत पे तनकीद करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ भारत भी इस नतीजे पे पहुंचा। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब हमसे बात करने का। और नाज़रीन, मैं अपने पैनल को पहले चाह रहा था कि आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार, कालम निगार, मारूफ सहाफ़ी जनाब मियां हबीबुल्लाह साहब, और कालम निगार, तजियाकार और एंकर काशिफ बशीर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, आपसे शुरू करता हूँ। अभी बात की खुर्शीद कसूरी साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। आप नहीं समझते कि ठीक है UAE का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कब तक हम इस तरह यार एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, असले में पैसे झोंकते रहेंगे, तोपें हमारी गोले बरसाती रहेंगी और हमारे और इंडिया के दोनों जानिब के लोग जो हैं वो भूख से मरते रहेंगे? देखें, थैंक यू वेरी मच सार राना साहब। 73 years हैव गॉन बाय। अब बात यह है कि जाहिर है कि जो कसूरी साहब कह रहे थे वो फैक्टर भी हैं, लेकिन आप असली दुश्मन भी वो है जिससे काफ़ी संजीदगी की कोशिशें की गई पाकिस्तान की तरफ कि उनसे दोस्ती की जाए, लेकिन जाहिर है कि उनकी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। और उसके पीछे आपको पता है कि जियोपॉलिटिकली भी जो चेंजेस आती हैं, और उसमें आपने पिछले 8-10 साल में हमने देखा कि जो रशियन ब्लॉक से निकल के वो अमेरिकन ब्लॉक में इंडिया चला गया, और फिर वो जो सारी इंसर्जेंसी हमारे यहाँ पे होती थी अफगानिस्तान से और इधर से इंडियन बॉर्डर से, और हम तो सैंडविच बन गए थे। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी चेंज हो रही है। उस मेन जो फैक्टर है वो CPEC है, और CPEC के बाद आज देखेंगे ना, माजी के जो हमारे दुश्मन थे आज हम दोस्त हैं। आज हम जो ब्लॉक में हैं उसमें चाइना, रशिया और इवन आपकी जो ये जो सार्क में हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। इवन बांग्लादेश में आइस मेल्ट हुई है हमारे खिलाफ, जो सारा मामला मैसेजेस भी आए हैं 23 मार्च के ऊपर। अच्छी वेव्स आई, वाजिद का भी अच्छी वेव्स आई हैं। और इस तरह से जो इन्फ्लुएंस था इंडिया का, स्पेशली उसके सराउंडिंग में जो छोटे छोटी स्टेट्स थी, उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस भी टूटा। मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में और कोई कामयाबी हो ना हो, लेकिन जो आपके खमास के ऊपर इमरान खान ने कुछ कामयाबियां समेटी हैं। अच्छा, यानी कि इमरान खान ने कामयाबी भी समेटी है? जी हाँ, नहीं, फॉरेन पॉलिसी डेयरिंग थी। जैसे अभी साबिक वजीर खारजा साहब कह रहे थे, एक तो सबसे बड़ी जो थी कामयाबी जो हमने समेटी, जो उनको काउंटर जवाब दे के, और कि वो कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, लेकिन वो जहाज तो 3 थे और इसमें इसराइल का पायलट भी था, इसराइल का जहाज भी था।
तो बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपको भी पता है कि किसी भी एयरफोर्स का एक जहाज जब आप गिरा लेते हैं तो उसकी तमाम एयरलाइन को आप तबाह कर देते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी रहती है। तो उस तनाजर में इंडिया ने भी देख लिया, लेकिन उसके ऊपर जाहिर है कि अब वो भी सोचने पे मजबूर हैं कि माजी के उनके जो दोस्त थे जैसे रशिया था, बाकी स्टेट्स थी, और इवन जैसे आप अपने ये कामयाबी सबसे बड़ी सार राना साहब आप एग्री करेंगे कि जो आपको काफी हद तक बेदखल किया काबुल से, क्योंकि आपको पता है कि 8 से 10 जो उनके वहां पे उनके जो कॉन्सुलेट थे वहां से ऑपरेट होता था, हमारे यहाँ पे बाढ़ से भी फर्क पड़ा, ये भी कामयाबी है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की। तो इस तनाजर में मैं समझता हूँ कि इस वक्त आइसोलेट वो कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वो तो काबिल मुजम्मित है, लेकिन आप इस वक्त जो स्ट्रेटेजी और जिस वक्त जियो पोलिटिकल चेंजेस आ रही हैं उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। ठीक है, ठीक है। तो उस तनाजर में जाहिर है कि ये अच्छी है वेव, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन कुछ खतरे की घंटियां जो है ना वो कम हो जाएगी। मियां हबीबुल्लाह साहब को भी मैं कह रहा हूँ जरा शामिल कर लें। मियां साहब, अभी आपने काशी बशीर साहब की बात सुनी और उनका तो कहना ये है कि भारत आइसोलेट हो रहा है, जबकि अगर मेरी जाती राय देखी जाए तो ये कि भारत ने तो हमसे